पूरी रात गम के अंधेरों से लेकर खुशी के उजालों के बीच और एक सुखद सपने में भौर से मुलाकात, वो भी पूरे 4 दिन के इंतजार के। और जितनी मिन्नतों के बाद मैं बड़ा ही सुखद और भला महसूस कर रहा था कि तभी पूर्ण शोर शराबे ने मेरी नींद और ख्वाब दोनों ही बेकार कर दिए। उठकर देखा तो पिताजी अपने नित्यक्रम और पूजा पाठ में लगे थे। श्रीमती जी ने लगभग सारे काम खत्म कर दिए थे और मुझे जागा देख वह मेरे लिए पानी लेकर एक प्रश्नवाचक मुद्रा में आकर खड़ी हो गई। मैंने हाथ से पानी लिया और उसे पास बैठाकर उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब वो आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगी, जो हुआ वह तो बहुत बुरा था ही, लेकिन जो हो रहा है क्या वह ठीक है? मैं बात सिर्फ आपकी ही नहीं, भीरू भाई के घर की भी कर रही हूँ। यहाँ आप उनको याद कर आंसू बहा रहे हैं और चिंतित हो कि उनके परिवार का क्या होगा। और उनके घर परिवार में कोई निर्णायक था, मजबूत मुखिया न होने के कारण उनके रिश्तेदार घर में फुट डाल लूट मचा रखे हो। बेसिक दोनों ही चीज़ गलत है। आप कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, तब फिर चिंता क्यों? यदि उस घर को संभाल सकने की स्थिति में आप होकर भी सिर्फ आंसू बहाते रहे तो तब तो आपको चिंतित होने का भी कोई हक नहीं है। अपने नर्म दिल को थोड़ा मजबूत करे और अपने लिए न सही अपने मित्र के लिए ही उसके परिवार को बर्बाद होने से बचा लीजिए। और शायद हमारे लिए भी यह ठीक होगा, क्योंकि मौत के घर में खुशी और मेरे घर में मातम ये सही न जान पड़ता। उठे और दोनों को ठीक करे। आज 5वां दिन है। मुझे नहीं लगता कि सब में से किसी ने भी दशक्रिया का विचार भी किया होगा। जो लोग समय पर नियम अनुसार खाना नहीं रख सकते, भला क्या तैयारी कर रहे होंगे? साफ झलकता है पिताजी कह चुके, अब मैं भी कह रही हूँ। अब और चीत्कार और पुकार रात में सुनाई न दे। मैंने कल पूरी रात आपको कई बार बाहर खिड़की से झांकते और पुकारते भी सुना था, और तब विवश हो मुझे जाकर पिताजी को जगाना पड़ा। आखिर आप क्यों नहीं मानते कि जाने के बाद कोई नहीं लौटता? यही सृष्टि का नियम है। यदि लौटा सकते तो जब मेरे पिता बीमार थे तब तो आप और भीरू भाई दोनों ने मिलकर जाने कितनी रातें उनकी सेवा भी की और कितने अस्पतालों के चक्कर भी काटे। कितना कुछ किया आप दोनों ने, तब तो दोनों साथ थे। और मेरे पिता की मृत्यु के बाद भी जाने कितने ही दिनों तक सारे काम और सभी कार्यक्रम भी आप दोनों ने एक साथ किए। यदि मैं भी आपकी ही तरह रोकर बैठ जाती तो एक साथ मायका और ससुराल में मातम छा जाता। यहाँ तक कि आपको खुद उस सदमे से बाहर निकल पाना संभव नहीं था, क्योंकि आप दोनों ने किसी बेटे से भी बढ़कर फर्ज निभाया था। और कहते हुए वो रोने लगी। वो रोते हुए कह रही थी, मेरे तरफ से अब उनके एहसानों का बदला चुकाने का समय आ गया है। उठो और आंसू पोंछ उनकी आत्मा की शांति के लिए ही उनके परिवार को सही रास्ता दिखाओ। उनके रिश्तेदारों का मुंह बंद करो और उन्हें बता दो कि ऐसे विपरीत स्थिति में भी भीरू की आत्मा अकेली नहीं है। अभी उसके परिवार को संभालने के लिए हम जिंदा है। तब तो जैसे मुझमें एक नया जोश सा भर गया और मैं उठ तैयार हो। आज पूरा मन बना घर से निकलने को बड़ा ही था कि तभी कैलाश भीरू के पिता को लेकर एम्बुलेंस में लेकर सीधे मेरे घर यह कहकर ले आया कि डॉक्टर ने थोड़ा ख्याल रखने को कहा है और मुझे नहीं लगता कि इस समय उस घर को इनकी चिंता किसी को है। कैलाश की बात सुन मैंने उसे भीरू के पिताजी को अंदर लाने को कहा और देखते ही देखते मेरी पिता और श्रीमती जी ने उनकी व्यवस्था मेरे पिताजी के पलंग के पास ही कर दी, ताकि उनको अकेलेपन का एहसास न हो और वे बेसंकोच किसी भी जरूरत को मेरे पिताजी से साझा कर सके। मैंने अब अपनी प्रमुख जिम्मेदारी अब उन दोनों पर ही छोड़ रखी थी। तभी मैंने कैलाश को नज़दीक बुलाकर कुछ सवाल पूछे और उसे कुछ बातें समझाकर तुरंत विदा कर दिया। एम्बुलेंस का आना और वो भी मेरे घर के सामने और फिर भीरू के पिताजी को मेरे घर ही छोड़कर चले जाना शायद उन रिश्तेदारों को बहुत बुरा लगा और वो आपस में बातें बनाने लगे। इसी बीच भीरू की माँ उसके पिता का हाल जानने आ गई, जिसे आदरपूर्वक बताकर श्रीमती और पिताजी ने कुछ बातें गौर से समझाए और साथ ही कुछ दिन मेरे घर पर ही रहने को तैयार कर लिया। फिर कुछ समय में रामदीन क्लर्क, जैसा मैंने कैलाश को समझाया था, उसे कहे अनुसार एक पेपर लेकर आया, जिसे लेकर मैं सीधे भीरू के घर पहुंचा। मुझे अपने साथ बड़े बाबू को घर लेकर जाते हुए देख कानाफूसी बंद हो गई और सभी किसी नए विचार के इंतजार में शांतिपूर्वक हमें देखने लगे। मैं रामदीन को ले भीरू के घर आंगन में ही, जहां भीरू के ससुर जी बूढ़ों की मंडली के बीच मुखिया बन बैठे थे, वहां पहुंचा। रामदीन को देख सकपकाते हुए उन्होंने तुरंत भीरू के बड़े बेटे की ओर ऐसे देखा कि कहीं उन दोनों के ऑफिस जाने की बात कहीं बड़े बाबू सबके सामने बता न दे। ये सोच तुरंत हमारे बैठने और आवभगत में लग गए। लेकिन चूंकि रामदीन जी हमारी मित्र मंडली का हिस्सा थे और कैलाश ने उन्हें समझा भी दिया था, तब वह बिना देर किए भीरू के ससुर की ओर देख कहने लगे कि जैसा कि आप जानना चाहते थे, भीरू ने अपने अपॉइंटमेंट के समय, जबकि वह विवाहित नहीं था, तब नॉमिनेशन फॉर्म में स्पष्ट तौर से अपने माता पिता को 50-50% का हकदार बताया था। और साथ ही साथ जैसा कि उस समय ये नियम था कि यदि भविष्य में कोई और भी उसकी संपत्ति, जमा राशि या पेंशन की दावेदारी करता है, तब उसकी भीरू के माता पिता या भीरू के स्वयं के द्वारा की जाएगी। ऐसा नियम उस समय इसलिए रखा गया था क्योंकि खान में काम करने के लिए बहुत दूर दूर से अपरिचित लोगों का आना जाना, ऐसे समय में खान कृमिक की मृत्यु हो जाने पर कोई झूठी दावेदारी पेश न करे, इसलिए बनाया गया था। और फिर यदि खान कृमिक इच्छानुसार किसी का नाम परिवर्तन करवाना चाहे तो कर सकता है।
तब रामदीन ने वह पर्चा भीरू के ससुर जी के हाथ में थमाया और बोले, तब इस हिसाब से भीरू की मौत पर मिलने वाली संपूर्ण राशि माता पिता के मध्य बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी, और यदि उसके पिताजी किसी को नौकरी न देना चाहे तब उस परिस्थिति में पेंशन की राशि भी उन्हीं के खाते में आएगी। ये तो थी नौकरी और पैसों की बात। कहते हुए उन्होंने अपने जेब में हाथ डालकर एक और पर्चा निकाला और बोले, एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भीरू ने भोपाल वाले मकान के लिए 10 लाख रुपये और बड़े बेटे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपये का ऋण मैनेजमेंट से ले रखा है, जिसमें से अब तक मकान के 8 लाख और पढ़ाई के 4 लाख बकाया है, जिसे जितनी जल्दी चुका दिया जाए उतना अच्छा है, नहीं तो मैनेजमेंट उस राशि को क्षतिपूर्ति की 15 लाख की राशि में से काट लिया जाएगा। चाहे तो आप ये रसीद देख लो। अब तो जैसे सारे उपस्थित लोगों में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सबकी उम्मीदें, जिनमें भीरू का ससुर स्वयं शामिल था, खत्म होते नजर आए, क्योंकि यहाँ सभी कुछ न कुछ राशि बटोरने की फिराक में थे, जो बेकार साबित हो गए। मैंने देखा कुछ रिश्तेदार तो तुरंत उठकर अपना बैग पैक करने में भी लग गए। भीरू का ससुर तिलमिलाते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्षतिपूर्ति का कोई औचित्य ही नहीं, जब सब कुछ कट ही जाएगा तो क्या मिलेगा? इतने में तो क्रियाकर्म भी पूरे नहीं हो पाएगा। तब रामदीन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हाँ ये तो बात है, लेकिन क्या करे, हम मध्यमवर्गीय परिवार को ऐसे ही घर परिवार चलाना पड़ता है, और फिर मुसीबत के समय रिश्तेदार ही काम में आएंगे, इसकी उम्मीद भी होती है। और फिर भीरू भी नसीब वाला है कि उसे आप जैसे ससुर और इतने अच्छे रिश्तेदार मिले। फिर चिंता किस बात की, सब मिलकर मदद करेंगे तो इस परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर हम लोग भी है ना, मैनेजमेंट से बात करके कुछ राशि माफ करवाने की बात करेंगे। ये सुनते ही उसके ससुर जी का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन झूठा दिखावा करते हुए कहने लगे, हाँ हाँ ये तो ठीक है, हम लोग कुछ मिलकर करेंगे, लेकिन नौकरी के लिए क्या करना होगा? तब रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब पोता है उनका? क्या भीरू के पिता अर्थात इसके दादा ये भी साबित नहीं कर पाएंगे? आखिर इतना ख्याल रखता है उनका? आखिर फिर करना ही क्या है? उसे सिर्फ इतना ही तो लिख कर देना है कि वह अपनी कमाई का आधा हिस्सा भीरू के माता पिता और 25% हिस्सा भीरू के परिवार को देगा, बस नौकरी उसकी, अगर दादाजी चाहे तो। इतना सुनते ही बाकी सब सत्ते में आ गए, और हम दोनों अच्छा ठीक है बोलकर वहां से उठ चल पड़े और घर पहुंचकर बालकनी से नजारा देखने लगे। इधर मेरी श्रीमती और पिताजी ने भीरू के माता पिता को अच्छे से समझा रखा था। हमने देखा कि धीरे धीरे उस घर से मतलबी मेहमान उसी दिन अपने झूठे बहानों के और झूठे आंसुओं के साथ भीरू की पत्नी, बच्चों और भीरू के ससुर से विदाई मानकर जाने लगे। शाम तक ही लगभग आधे रिश्तेदारों का झुंड गायब हो चुका था। अब बचे ये तो सिर्फ ऐसे लोग जो या तो किसी मजबूरी से या अच्छे भाव से रुके हुए थे। इधर भीरू का जवई, जिसने अब तक भोपाल के मकान मालिक होने की सूचना अपने सभी रिश्तेदारों को दे चुका था, वह भारी चिंता से यह सोचकर चक्कर काट रहा था कि अब शेष बचे 8 लाख की राशि भला कौन चुकाएगा, क्योंकि हमारे घर से निकलते ही बड़े बेटे ने नौकरी लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं पूरी जिंदगी 25% कमाई के लिए नहीं झोंक सकता, नौकरी चाहे तो छोटे को दे दे। और इसी के साथ वे रिश्तेदार जिन्होंने नौकरी वाले बेटे को अपनी पसंद की लड़की दिलवाने का इरादा किया था, वे भी गायब हो गए। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।